हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 15 सितंबर 2024। आज के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें आप सभी को 55 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिन्होंने एक सप्ताह के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं लिया है तो वो संडे स्पेशल मैराथन क्लास देख लिया करें। उनका जो है एक सप्ताह का करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 15 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सऊदी अरब में हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक अगर पूछे कहाँ पर हुई है तो रियाद में हुई है, जो कि सऊदी अरब का शहर है। अब पूछे भारत की तरफ से इसमें जयशंकर ने भाग लिया है और जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर बात करें भारत खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब होती है तो 1981 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? मुख्यालय रियाद में है। रियाद मैंने बता दिया कहाँ है, सऊदी अरब में है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद में अगर पूछे कुल कितने देश शामिल हैं तो कुल 6 सदस्य देश शामिल हैं। पहला है यूएई, दूसरा बहरीन, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कतर, पांचवा कुवैत और छठा है ओमान। तो ये 6 देश शामिल हैं भारत खाड़ी सहयोग परिषद में, जिसकी पहली मंत्री परिषद की बैठक सऊदी अरब में हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एशियन कोस्ट गार्ड की मीटिंग अगर पूछे किस देश में आयोजित की गई है तो दक्षिण कोरिया में की गई है एशियन कोस्ट गार्ड की मीटिंग। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को पेरिस पैरालंपिक में पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को पेरिस पैरालंपिक में 18वां स्थान मिला है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 यह जो है 8 सितंबर को समाप्त हो गया था। अगर पूछे ध्वजवाहक, अगर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पूछे तो सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री थी, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी थी। अगर बात करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक में भारत की पॉइंट टेबल में रैंक क्या है तो भारत की पॉइंट टेबल में रैंक अगर पूछे कितनी है तो 18वां रैंक है। और पूछे टोटल भारत का कितना मेडल है तो 29 मेडल है, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज मेडल है। और अगर पूछे पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है तो चीन का है, और चीन का टोटल पदक पूछे कितना है तो 220 पदक है और भारत का 18वां नंबर है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की पूछे स्थापना कब हुआ था तो 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है कुवैत सिटी में। अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनाया गया है तो राजा रणधीर सिंह बनाए गए हैं और अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं ओलंपिक काउंसिल के। अगर बात करते हैं कि इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है तो इसकी बैठक हुई है 44वें नंबर की जनरल मीटिंग की बैठक अगर पूछे कहाँ पर हुई है भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है। और यहीं पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजा रणधीर सिंह बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो पीटी उषा जी बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अगर पूछे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? थॉमस बॉक बनाए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह जी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब इकराम जी बने हैं। वहीं पूछे कि राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दिलीप टर्की बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो यह किया है क्रोएशिया के विरुद्ध। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपनी अभी हाल ही में 900वां गोल कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने अपना 900वां गोल अगर पूछे किस देश के विरुद्ध किया है तो क्रोएशिया के विरुद्ध किया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है? लिस्बन है। और क्रोएशिया की राजधानी पूछे क्या है? जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है।
पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको मनाने की घोषणा अगर पूछे किसके द्वारा की गई थी तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी, 1967 में किया गया था। अगर बात करते हैं कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता की थीम क्या रखी गई है, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना इसकी थीम रखी गई है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना की जाती है और हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरपोल का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो लियोन्स फ्रांस में है। असना चक्रवात अभी कुछ दिनों पहले जो है बंगाल के यहाँ पे आया था, गुजरात के क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी में आया था, तो उसका नाम रखा गया था असना। और पूछे असना चक्रवात नामकरण किसने किया था तो पाकिस्तान ने नामकरण किया था। रेमल चक्रवात का नामकरण अगर पूछे किस देश के द्वारा किया गया था तो ओमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत जो है इसी प्रोग्राम के तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का जो है सफल परीक्षण किया गया है। और कौन कौन सी 5 मिसाइल हैं भारत में जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो पटना से आप याद कर सकते हैं। P फॉर हो जाएगा पृथ्वी, A फॉर हो जाएगा अग्नि, T फॉर हो जाएगा त्रिशूल, N फॉर हो जाएगा नाग और A फॉर हो जाएगा आकाश। तो ये जो है प्रोग्राम चलाया गया था IGMDP। इसकी शुरुआत अगर पूछे इसके जनक कौन हैं तो APJ अब्दुल कलाम हैं और यह प्रोग्राम शुरू किया गया था 1983 को शुरू किया गया था। और यह प्रोग्राम अगर पूछे कि इन 5 मिसाइलों का निर्माण करने के बाद यह प्रोग्राम अगर पूछे कब बंद कर दिया गया तो 2012 में इसका समापन कर दिया गया था। अगर पूछे अग्नि मिसाइल के जनक कौन है तो अभी आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी का निधन हो गया और ये भारत में अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था तो उड़ीसा के चांदीपुर जिले में किया गया था। अगर वहीं बात करते हैं कि उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह मिला है सूरत को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में अगर पूछे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार किसे मिला है तो सूरत को मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्वच्छ वायु दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ वायु के लिए अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है तो पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। अब की बार जो है स्वच्छ वायु अवार्ड का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था तो होस्ट था राजस्थान और यहाँ पे 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। एक तो दिया गया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या को और एक दिया गया है 3 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या को और एक दिया गया है 3 लाख से कम जनसंख्या को। जिसमें बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पहला स्थान सूरत को मिला है, दूसरा स्थान जबलपुर को मिला है और तीसरा स्थान आगरा को मिला है। वहीं 3 लाख से 10 लाख के बीच में पूछे किसे मिला है? पहले नंबर पर फिरोजाबाद को, दूसरा स्थान है अमरावती का, तीसरा स्थान है झांसी का। और वहीं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में पहला स्थान किसको मिला है? रायबरेली को मिला है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? टाइम का एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि AI के 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को भारत की तरफ से शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव जी को। ठीक है, अब इसकी अगर व्याख्या देखें तो टाइम के AI 2024 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो है जारी कर दी गई है, जिसमें भारत की तरफ से किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव जी के पास 2 मंत्रालय है, एक तो है रेल मंत्रालय
और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय। इसके तहत जो है भारत में AI का डेवलप किया जा रहा है और इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? अश्विनी वैष्णव जी। और इनको जो है अभी हाल ही में टाइम के AI 2024 के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्कर किट अगर पूछे किस देश से, किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में कौन से नृत्य आयोजित किए जाते हैं, एक तो पंथी नृत्य, पिंडवानी नृत्य और राउत नाच नृत्य, ये तीनों नाच जो है कहाँ पे होते हैं? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस कहाँ खोजी गई है? तो जंपिंग मकड़ी की यह एक नई प्रजाति खोजी गई है। वो कहाँ पे खोजी गई है? तो यह खोजी गई है तमिलनाडु में। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में खोजी गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कैरहोटस पाइपरस यह क्या है? तो यह एक जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति है जिसकी खोज की गई है तमिलनाडु में। अगर पूछे तमिलनाडु के किस पहाड़ी पर, तो पालनी पहाड़ी पर इसकी खोज की गई है। अगर बात करते हैं CISF की महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो रजविंदर सिंह भट्टी बनाए गए हैं। CISF का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दलजीत सिंह चौधरी किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो BSF के बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? सतीश कुमार बनाए गए हैं। वहीं पूछे रेलवे बोर्ड के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रयान 3 के द्वारा यह डेटा कलेक्ट किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। पोल मतलब एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो साउथ पोल पर लैंड करने वाला अगर पूछे विश्व का पहला देश कौन बन गया, तो अपना प्यारा भारत बन गया है, जो चांद के साउथ पोल पर पहली बार लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसी चंद्रयान 3 में एक उपकरण का प्रयोग किया गया था जिसका नाम है ILSA। इसी के द्वारा जो है चांद पर भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में नौसेना अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो नौसेना का अभ्यास है ओशन, और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो रूस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ओशन 2024 यह रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और इस अभ्यास में चीन ने भी भाग लिया है। अगर वहीं पूछे कि इंडिया और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो इंदिरा अभ्यास होता है। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष और अजय वॉरियर होता है। जबकि पूछे कि चाइना और भारत के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो भारत और चाइना के बीच में हैंड टू हैंड अभ्यास होता है। कौन सा? तो हैंड टू हैंड अभ्यास होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देश में पुल का निर्माण करना या फिर ब्रिज का निर्माण करना, इस सभी के लिए जो है भारत और UK यानी ब्रिटेन के बीच में यह समझौता हुआ है। किसको लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को लेकर यह समझौता किया गया है। और इसमें समझौते के अंतर्गत भारत में अस्थायी और अवसंरचना के विकास के लिए पैसे किसके द्वारा दिया जाएगा? तो UK के द्वारा भारत को पैसे दिया जाएगा। और इसी के तहत जो है UKIIFB की शुरुआत की गई है। यानी UK मतलब हो जाएगा ब्रिटेन, और I से हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और I से हो जाएगा इंडिया, और F से हो जाएगा फाइनेंशियल, और B से हो जाएगा ब्रिज। तो इसकी शुरुआत की गई है UK और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की तरफ से अगर पूछे कि
इस समिट में अगर पूछे किस कौन भाग लिया है तो भारत की तरफ से नीति आयोग ने भाग लिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब होती है तो 1 जनवरी 2015 को होता है। और नीति आयोग का अगर पूछे स्थापना किसके स्थान पे होता है तो योजना आयोग के स्थान पर होता है। वर्तमान में पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है तो फ्रांस से लॉन्च किया गया है 2C और इसका नाम है सेंटिनल-2C और इसका संबंध अगर पूछे किससे है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एयरबस से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सेंटिनल-2C उपग्रह अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो एयरबस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से पूछे लॉन्च किया गया है तो वेगा रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और स्थान पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है तो कोरू फ्रेंच गुयाना से जो है इसे लॉन्च किया गया है। और सेंटिनल-2C उपग्रह का लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है तो 100 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना और अवलोकन करना, यानी कि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है उसका पता लगाने के लिए सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया गया है एयरबस के द्वारा। रॉकेट का नाम है वेगा रॉकेट और कहाँ से लॉन्च किया गया है तो कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है तो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। PCAF यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इस पर जो है हस्ताक्षर करने वाला भारत का कौन सा बैंक बन गया है तो पहला बैंक बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। PCAF इसको साइन करने का उद्देश्य क्या है तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कम हो और इसके बाद जलवायु का जो प्रबंधन है इसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह प्रारंभ हुआ है अपने भारत में। तो नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय अगर पूछे सम्मेलन कहाँ हुआ है तो यह हुआ है भारत में। नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अगर दूसरा क्रम पूछे कहाँ आयोजित किया गया है तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। अगर वहीं पूछे कि भारत की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भाग लिया है और नागरिक उड्डयन के मंत्री पूछे कौन है भारत में तो राम मोहन नायडू जी हैं। और पहली बार जो है नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो है पहला क्रम अगर पूछे कहाँ पर इसका आयोजित किया गया था तो पहला क्रम आयोजित किया गया था बीजिंग में, चीन में आयोजित किया गया था 2018 में। और 2024 का कहाँ किया जा रहा है तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब की जाती है तो 1944 को किया जाता है और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है तो यह जीता गया है सीरिया के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप चौथे क्रम का पूछे आयोजन कहाँ किया गया था तो अपने भारत में किया गया था तेलंगाना में। स्टेडियम का नाम है बाल योगी स्टेडियम। और इसमें पूछे कि इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है तो विजेता बना है सीरिया और उप विजेता बना है भारत। और इसी कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप में पूछे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड या फिर पूछे कि अब्दुल रहीम ट्रॉफी का अवार्ड किसे दिया गया है तो ये दोनों अवार्ड जो है दोनों एक ही अवार्ड है और किसे दिया गया है तो महमूद अल ममास को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलामी की गई है तो यह नीलामी करा गया है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। ठीक है, कहाँ तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शत्रु संपत्ति अधिनियम 1986 के तहत जो है 86 के तहत
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1986 के तहत पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ, इनका ज़मीन जो है उत्तर प्रदेश के बागपत में था, जो अभी हाल ही में योगी सरकार के द्वारा इस संपत्ति की नीलामी कर दी गई है। किस अधिनियम के द्वारा? तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो टील कार्बन अध्ययन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो टील कार्बन अध्ययन के लिए अगर पूछे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है, तो चुना गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर में है, जो कि राजस्थान का एक जिला है। इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार भी कहते हैं, और घना पक्षी विहार को ही सलीम अली की कर्मस्थली कहा जाता है, और याद रखेंगे, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही सलीम अली की कर्मस्थली कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अगर पूछे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। टील कार्बन उत्सर्जन का उद्देश्य, मतलब इसका अर्थ क्या है? तो आर्द्र भूमि खराब होने पर इससे जो है मेथेन और CO2 गैस का उससे अधिक उत्सर्जन होता है, और इसी के लिए टील कार्बन अध्ययन किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। 20वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोस्टूर टेस्टूडो एग्लोगाटा कहाँ देखा गया है? तो यह लुप्तप्राय कछुआ कौन सा है? इंडो टेस्टूडो एग्लोगाटा का कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है हरियाणा में। हरियाणा के अगर पूछे किस क्षेत्र में देखा गया है, तो यह देखा गया है गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ जिसका नाम है इंडो टेस्टूडो एग्लोगाटा देखा गया है अरावली क्षेत्र में। राज्य में अगर पूछे तो हरियाणा में देखा गया है। हरियाणा में एक झील है दमदमा झील, यहाँ पे देखा गया है पहली बार, ठीक है। और इसी जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ को जो है सालवान कछुआ भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है नेपाल। इसकी व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है COP21 में। COP21 की बैठक कब होती है? तो 2015 में होता है। कहाँ पर? पेरिस में होता है। और यहीं पर पेरिस में ही इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे, इसका भी हाल ही में 101वां सदस्य देश कौन बनाया गया है? नेपाल बनाया गया है। 100वां देश किसे बनाया गया था? तो पराग्वे को बनाया गया था। ISA का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेरिस की राजधानी, अगर उन्हें पूछे कि नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। इसी काठमांडू में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। और इसी सार्क की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1985 को सार्क की स्थापना किया गया था। 22वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है सऊदी अरब के साथ। इसकी व्याख्या देखें तो UAE के जो सुल्तान हैं इनका नाम है मोहम्मद अल नहयान। ये जो है अभी हाल ही में दिल्ली की यात्रा पर आए थे, और यहीं पर भारत और UAE के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किसके लिए? असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए, जिसमें परमाणु ईंधन का उपयोग जो है बिजली बनाने में किया जाएगा। यानी जो UAE परमाणु ईंधन बनाने के लिए जो संयंत्र देने वाला है भारत को, उससे जो है परमाणु मतलब मिसाइल का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि परमाणु ईंधन का उपयोग करके क्या बनाया जाएगा? बिजली का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और UAE के बीच में। UAE की राजधानी का क्या नाम है? तो UAE की राजधानी का नाम है अबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 5G स्मार्टफोन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार अगर पूछे कौन बन गया है, तो दूसरा भारत बन गया है। पहले नंबर पर चीन है, और तीसरे नंबर पर कौन है? USA है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है माइक पांडे जी को। ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो
जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 अगर पूछे किसके लिए दिया जाता है तो वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, और इस बार किसे दिया गया है तो माइक पांडे को दिया गया है। इनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है तो फिल्म का नाम है व्हाइट शार्क इन इंडिया। इस फिल्म के लिए जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 17वें क्रम का नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड है किसे दिया गया है तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। किस मूवी के लिए तो कांतारा मूवी के लिए दिया गया है। वहीं पूछे कि 17वें क्रम के जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है तो यह मिला है अट्टम को, और किस भाषा में बनी मूवी है तो मलयालम भाषा में बनी मूवी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो I4C यानी I 4 इंडिया साइबर क्लाइमेट कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना अगर पूछे अभी हाल ही में इसकी बैठक दिल्ली में हुई थी, और इसकी पहली स्थापना दिवस मनाया गया था जिसमें अमित शाह जी ने भाग लिया था, और यहीं पर जो है समन्वय प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और अगर पूछे कि गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है तो अमित शाह जी हैं, और यहीं पर अमित शाह जी ने साइबर हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है 1930 यह नंबर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुम्बा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई है तो हल्दी की एक नई प्रजाति है करकुम्बा उंगमेसिस, इसकी खोज कहाँ की गई है तो यह खोजा गया है नागालैंड में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो करकुम्बा उंगमेंसिस अगर पूछे इसकी जो है यह क्या है, यह हल्दी की एक नई प्रजाति है, और इसकी खोज पूछे कहाँ की गई है तो नागालैंड में किया गया है। नागालैंड की अगर पूछे राज्य के रूप में स्थापना कब करी जाती है तो 1 दिसंबर 1963 को करा जाता है, इसीलिए 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। नागालैंड में अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट सारामाथी चोटी है, और यहाँ के सीएम पूछे कौन है तो नेफू रियो यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह सावोरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं तो सावोरा को जो है निवास के अधिकार दे दिया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा तो उड़ीसा राज्य के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह ऐसे जो है 75 समूह अपने पूरे भारत में हैं, जिसमें एक जनजाति आदिवासी है जिसका नाम है सावोरा, और दूसरा है भाटिया, इसे भी याद रखेंगे, और तीसरा याद रखेंगे कमार और बैगा। तो इन सभी जनजातियों को जो है जैसे कमार और बैगा को कहाँ पर जो है निवास का अधिकार दे दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में दिया गया है। भाटिया को जो है निवास का अधिकार मध्य प्रदेश में दिया गया है। सावोरा को अधिकार का निवास कहाँ दिया गया है तो निवास का अधिकार दिया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ से लॉन्च किया गया है तो इन दोनों को लॉन्च किया गया है केरल से। ये दोनों क्या हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर हैं। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो एंटी सबमरीन वारफेयर यह जो है पनडुब्बी को नष्ट करने वाला छोटा लड़ाकू शिप है जिसका नाम है INS मालपे और INS मुल्की, जिसको अभी हाल ही में शामिल कहाँ से किया गया है तो केरल से शामिल किया गया है। ऐसे जो है छोटे लड़ाकू शिप कितने जो है भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे तो 8 शामिल किए जाएंगे, जिनमें से 3 पहले ही शामिल कर दिया गया था, 2 ये शामिल कर दिए गए हैं, तो वर्तमान में 5 जो है शामिल हो चुका है, बाकी का 3 जो है कुछ दिनों बाद भी शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो यह रखा गया है उड़ीसा में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण यह जो है भारत में पहली बार इसका जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए जो है 620 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। और सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण के लिए जो है इसकी आधारशिला पूछे कहाँ रखी गई है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखी गई है। और सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का उद्देश्य क्या है तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, AICT विश्व व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है तो यह हैदराबाद में स्थापित हुआ है। विश्व अगर पूछे व्यापार केंद्र के लिए AICT किसे बनाया गया है तो हैदराबाद को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त है,
हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसने लॉन्च किया है? तो यह नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रोजेक्ट अभिषिक्त अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो दिल्ली के सरकार ने इसको लॉन्च किया है। दिल्ली के सीएम कौन है? तो अभी जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कौन थे? तो अरविंद केजरीवाल जी थे। इन्होंने अभी जो है 48 घंटे का मोहलत मांगा है और ये जो है हो सकता है कि 48 घंटे बाद ये अपने पद से इस्तीफा दे दे या हो भी सकता है कि ना भी दे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अभिषिक्त को जो है लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको पहचान करना और टीचर को ट्रेनिंग देना, इसके लिए जो है प्रोजेक्ट अभिशक्ति लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। और किस रॉकेट से जो है यह मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए किया जा रहा है लॉन्च? तो अंतरिक्ष में वॉक करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो केनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का अगर पूछे नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो ईसाइक मैन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूएसए ने घोषणा करी है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो सोनोबॉय क्या है? हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और इसको जो है किसके बीच में सोनोबॉय को लेकर समझौता हुआ है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में यह समझौता हुआ है। सोनोबॉय का कार्य क्या है? तो पनडुब्बी को जो है नष्ट करना। आपको पता है कि ये दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के जो है चारों तरफ कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और चीन जो है अपनी जो पनडुब्बियों को यहाँ पे भारत पर निगरानी रखने के लिए अपनी पनडुब्बी को यहाँ पे भेज देता है। तो इसी को नष्ट करने के लिए भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता किया है। और यूएसए भारत को क्या देने वाला है? सोनोबॉय देने वाला है। कितने में? तो $528 मिलियन रुपए में यह सोनोबॉय देगा। और यह कहाँ शामिल किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? तो ईस्टर्न ब्रिज 7 किसके साथ भारत करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ओमान के साथ किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडिया और ओमान के बीच में 3 अभ्यास होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अल नजहा जो कि सेना का अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास कौन सा है? नसीम अल बहर। और वायुसेना का अभ्यास कौन सा है? तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो अब की बार आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन अब की बार कहाँ किया गया है? तो ओमान में किया गया है। यानी कि 2024 में ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ओमान में किया गया है। ओमान की राजधानी का क्या नाम है? मस्कट है। और ओमान में ही भारत के द्वारा एक पोर्ट का निर्माण किया गया है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। किसने बनाया है? तो भारत सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 34, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 सितंबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 सितंबर को। क्योंकि दक्षिण में यानी साउथ में जो जितने भी देश हैं वो विकासशील देश हैं, जबकि जो नॉर्थ में स्थित हैं तो वो कैसे देश हैं? तो वो विकसित देश हैं, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी को अगर जो है 2 भागों में बांटेंगे, किस रेखा से? तो विषुवत रेखा से बांटेंगे। तो जो ये नॉर्थ में देश हैं, कैसे देश हैं? नॉर्थ में अधिकतर देश जो है विकसित देश हैं, जबकि जो साउथ में देश स्थित हैं कैसे देश हैं? तो वो विकासशील देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9 यार्ड साड़ी अगर पूछे किसकी अंग्रेजी कथा है? तो यह है प्रशांति राम जी की, जिन्हें अभी हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 यार्ड साड़ी यह अंग्रेजी लघु कहानी है। इसी को जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रशांति राम जी को किया गया है और इनकी कृति का नाम है 9 यार्ड साड़ी। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अच्छा देश है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएस न्यूज
एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश पूछे कौन सा है, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, जापान दूसरे नंबर पर है, और भारत का अगर पूछे कौन से नंबर पर है तो भारत 33वें नंबर पर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। स्विट्जरलैंड के 3 शहरों को याद रखेंगे, 2 शहरों को याद रखेंगे, एक तो याद रखना है दावोस को और दूसरा जिनेवा को याद रखना है। तो ये जितने संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हर साल शीतकालीन बैठक होती है ये कहाँ पर होती है, तो दावोस में होती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो यह बना है कोटे डी आइवर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में खोजी गई ग्लोप्पा जीनस की 6 नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है, तो डांसिंग गर्ल क्या है, यह अदरक का प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो डांसिंग गर्ल यह अदरक की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है। और खोज अगर पूछे कहाँ पर हुई है तो ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय में इसकी खोज की गई है। अगर राज्य पूछे किस राज्य में, तो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में, मेघालय में और मिजोरम में इसकी खोज करी गई है। और अगर पूछे खोज कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है, तो भोपाल के वैज्ञानिकों ने खोजा है। कुछ दिनों पहले अभी हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई थी, कहाँ पर, नागालैंड में। कल्पा और सुवर्णा ये 2 नई किस्में अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। और ये दोनों प्रजातियां अगर पूछे किसकी हैं, तो नारियल की ये दोनों नई किस्में विकसित की गई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। किस योजना के लिए, तो पीएम ई ड्राइव योजना के लिए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पीएम ई ड्राइव योजना किसके लिए शुरू किया गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसको अगर पूछे इस योजना को शुरू किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और यह योजना कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है, तो 2 वर्षों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है, तो सीताराम येचुरी का संबंध किससे है, तो ये नेता थे सीपीआईएम के। अगर इसकी व्याख्या देखें तो सीताराम येचुरी ये सीपीआईएम पार्टी के महासचिव थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर इस पार्टी की फुल फॉर्म पूछे क्या है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इसका फुल फॉर्म है। और इस पार्टी की संस्थापक अगर पूछे कौन है, तो EMS नंबूदीपाध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चुमौके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिले में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इन 3 जगहों का अगर पूछे, ये जो 3 जगह जिले हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये तीनों संबंधित हैं नागालैंड से। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे आप सभी को फिगर के माध्यम से। ये हमारा हो जाता है सिक्किम, और इसके बाद जो है ये क्षेत्र हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इसके बाद त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है, लेकिन हमको मेन कहाँ पे याद रखना है, तो ये जो पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, जो पूर्वी राज्य हैं यानी कि जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, यहीं पर जो है इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो 3 जिले दिए गए हैं किसके हैं, तो ये 3 जिले हैं नागालैंड के, ठीक है। तो चुमौके-दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिला, ये अगर पूछे कहाँ के जिले हैं तीनों, तो ये तीनों जिले हैं नागालैंड के। यहाँ पे जो है इनर लाइन परमिट दे दिया गया है, किसके लिए, यहाँ पे अधिकतर जनजातियाँ रहती हैं, तो इनके जनजातीय क्षेत्र में अगर आप सभी इंटर करते हैं तो इसके लिए आप सभी को इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखना कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, जो कि म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास ककाडू का संबंध किससे है, तो ककाडू का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ककाडू अभ्यास में 30 से अधिक देश भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। भारत की तरफ से इसमें नौसेना ने भाग लिया है, और नौसेना की तरफ से कौन से जहाज़ ने इसमें भाग लिया है, तो P-81 जहाज़ ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है, कैनबरा है। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो 3 अभ्यास होता है, एक तो गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास। ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित हुआ है, तो 2024 का क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो विल्मिंगटन में किया गया है। विल्मिंगटन अगर पूछे किस देश में स्थित है, तो USA में स्थित है।
क्वाड लीडर समिट 2024 इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो विल्मिंगटन USA में किया गया है। अब की बात जो है 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो है अब की बार हमें क्वाड की अध्यक्षता करने दीजिए। हो सकता है कि 2025 में मैं जो है अमेरिका का राष्ट्रपति ना रह जाऊं, तो इसी के लिए अब की बार मुझे अध्यक्षता करने दीजिए। तो फिर अब की बार अध्यक्ष कौन बना है, तो जो बाइडन बने हैं। किस क्रम का है, तो चौथे क्रम का है। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, तो किन देशों ने, तो 4 देशों ने भाग लिया है। क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA, इसमें 4 देश शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के PM और जापान के PM, भारत के PM और USA के राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया है। और अध्यक्षता पूछे किसने करा है, तो जो बाइडन ने करा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि क्वाड लीडर्स का जो समिट आयोजन किया जाएगा 2025 में कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, वैसे 2024 में भारत को करना था, लेकिन रिक्वेस्ट किया किसने, जो बाइडन ने, इसलिए भारत अब जो है 2025 में करने वाला है। नेक्स्ट एक बात करते हैं कि SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अस्ताना में किया गया था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 का आयोजन 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा। G7 2024 का आयोजन इटली में किया गया है। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रूस में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है, तो जो 79वें क्रम की बैठक हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें पहली बार किसको शामिल किया गया है, तो फिलिस्तीन को शामिल किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UN जनरल असेंबली को जो है क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। टोटल कितने देश हैं, तो 193 देश इसमें भाग लेते हैं। और अगर पूछे किसके अध्यक्ष कौन है, तो यह जो है 79वें क्रम का अध्यक्ष बनाया गया है फिलेमोन योंग को, और ये कैमरून के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। अब की बार जो है इसके मीटिंग में फिलिस्तीन को इस मीटिंग में बैठाया गया है। और UN जनरल असेंबली का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 44वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी होते हैं। कहाँ पर, मैक्सिको में भी। तो यहाँ पर भी अपने न्यायाधीशों का चुनाव अब कैसे किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से दुनिया में पहला नियम कौन लेकर आया है, तो मैक्सिको देश लेकर आया है। इसकी व्याख्या देखें तो मैक्सिको में जो है मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति दे दी गई है, यानी कि चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी स्तर पे जो है अब मतदाताओं के द्वारा न्यायाधीशों की मतलब चुनाव किया जाएगा। इसके माध्यम से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाएगी। तो इस प्रकार का अधिकार देने वाला मैक्सिको जो है विश्व का पहला देश बन गया है। अगर वही बात करते हैं कि हमारे संविधान में अगर पूछे कि संविधान संशोधन किस भाग में उल्लेखित है, तो 20वें भाग में उल्लेखित है, अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछे किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब से इसकी शुरुआत की गई थी, तो पहली बार शुरुआत करी जाती है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाने की अपील करी थी। और इसके बाद जो है संविधान में भी हिंदी को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। और वहीं विश्व हिंदी सचिवालय पूछे कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट लुइस में स्थित है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है, तो 2000 करोड़ की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके लिए, तो मिशन मौसम के लिए दिया गया है। तो आपको पता है कि भारत में जो है कहीं पर मौसम
जैसे कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, तो इसी प्रकार के समस्याओं से निपटान करने के लिए मिशन मौसम शुरू किया गया है, जिसको पीएम मोदी जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और यह योजना अगर पूछे कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है तो 2 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है 2000 करोड़ रुपये का फंड भी जारी किया गया है। और पूछे कि यह जो है मिशन मौसम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना, इसका जो है चौथा चरण अभी लॉन्च कर दिया गया है। और अगर पूछे कि पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब करी जाती है, तो 25 दिसंबर 2000 को करी जाती है, जिसका चौथा चरण अभी 2024 में लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और चौथा चरण कब से कब तक रहेगा, तो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? तो विजयापुरम किसका नाम बदलकर कर दिया गया है, तो यह किया गया है पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है, तो इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और अभी जो है इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो श्री विजयापुरम रख दिया गया है। किसके द्वारा नाम बदला गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा बदला गया है। यहीं पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर एक द्वीप है जिसका नाम था रॉस द्वीप। 2018 में इस रॉस द्वीप का नाम बदल के बोस द्वीप कर दिया जाता है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जैसे वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का एकीकृत केंद्र अगर पूछे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में जांस्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। किस गांव में, तो सानी गांव में आयोजित किया जाता है। और यहीं पर चाम नृत्य या इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं, तो ये सभी डांस जो है लद्दाख में मनाए जाते हैं। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस गोम्फा महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा 5 नए जिले बनाए गए हैं। पहला जिला है जास्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है साम और चौथा है नुब्रा और पाँचवा है चांगथांग। तो ये 5 नए जिले कहाँ बनाए गए हैं, लद्दाख में। और ये 5 जिले बनाने से पहले अगर पूछे लद्दाख में कितने जिले थे, तो 2 जिले थे। कौन कौन से, एक था लेह और दूसरा था, दूसरे का क्या नाम था, आप में से कोई एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। लेह, कारगिल, सॉरी नहीं याद आ रहा, आप बता देना मुझको, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं लगातार ना, तो दिमाग जो है इस पर एक्टिव रहता है पूरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ होगा कहाँ पर, तो यह प्रारंभ होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 यह जो है चौथे क्रम का है। कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। जिसमें पूछे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था, तो अमित शाह जी को बनाया गया है। तो चौथा वाला याद रख लिए हैं, कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और पहला, दूसरा, तीसरा याद रख लें। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का पहला अगर पूछे सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2021 में वाराणसी में, 2022 में सूरत में, 2023 में पुणे में और 2024 में दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्री राजीव रंजन सिंह, इन्हें जो है लल्लन सिंह भी कहते हैं। ये जो है वर्तमान में इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हीं के पास है। और इन्हीं के द्वारा जो है रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य है कि आप सभी देखते होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं अपने घरों में एक्वेरियम में अच्छी रंगीन कलर की मछलियां रखते हैं या फिर उसको पालन पोषण करते हैं, तो इसी के लिए जो है रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है। और कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है।
हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एआई पर पहली बार जो है अगर पूछे कि संधि कहाँ पर हो रही है तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में हुई है, जिसमें अगर पूछे कि कौन कौन भाग लिए हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय संघ के बीच में यह संधि हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि का उद्देश्य क्या है? एआई का मानव हित में उपयोग हो सके, इसके लिए यह संधि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय जो संघ है इसके बीच में किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस में किया गया है। अगर वहीं बात करते हैं कि विश्व का पहला एआई सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो ब्लेचले ब्रिटेन में किया गया था। वहीं दूसरा वाला पूछे कहाँ पर एआई समिट किया गया था? तो सियोल में किया गया था। और सियोल पूछे किस देश की राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तो यह स्थापित हुआ है यूएई में। कहाँ पर? यूएई में स्थापित हुआ है। तो बराक परमाणु संयंत्र अरब देश का पहला संयंत्र है। कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यूएई में स्थापित हुआ है। इस परमाणु संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अरब देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। अरब देश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ। जैसे इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान, कतर की राजधानी का नाम है दोहा, ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी, बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा, यमन की राजधानी का नाम है सना, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद, जॉर्डन की राजधानी का नाम है अम्मान, सीरिया की राजधानी का नाम है दशमिक, तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। तो ये जो है अरब कंट्री और उनकी राजधानियाँ थीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो आप सभी को पता ही लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उत्पादन कहाँ पे होता है, प्रदूषक कहाँ पे हो रहा है? तो अपने भारत में हो रहा है। क्योंकि सब्जी लेना हुआ तो तुरंत प्लास्टिक की पन्नी लेकर जाएंगे या फिर दुकानदार रखे रहते हैं। एकमात्र यही ऐसा देश है जहाँ पे कोई चीज़ भी बैन हो जाती है तो चोरी छुपे बिकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कैसा देश है। यहाँ पे कुछ भी बैन हो जाए तो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत समझे कि आपको नहीं मिलने वाला है। तो नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? भारत है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। अगर वहीं पूछे कि विश्व का 20% प्लास्टिक प्रदूषक कहाँ पर होता है? तो भारत में होता है। अगर पूछे कि प्रतिदिन कितना प्लास्टिक प्रदूषक होता है? तो 9.3 मिलियन टन प्रतिदिन भारत में प्लास्टिक प्रदूषक होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 159 है। मानव विकास सूचकांक में 134 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 129 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक है भारत की। हाल ही में अब्देलमजीद तैय्यब किस देश के राष्ट्रपति चुने हैं? ये हमें लगता है ना ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह का एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इतना कठिन नाम कौन पूछेगा बताओ? कोई नहीं पूछेगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ये अल्जीरिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब्देलमजीद तैय्यब ये दूसरी बार जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और जो है अगर पूछे अल्जीरिया यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अगर पूछे कौन सा है? तो अल्जीरिया है। वहीं पूछे अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं सिनावात्रा, ये लेडीज हैं। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर, रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, नाटो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मार्क रूटो बनाए गए हैं। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो क्लेड 2 का संबंध किस देश से, किस बीमारी से है? तो यम पॉक्स से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख ले तो क्लेड 2 वायरस का संबंध पूछे किससे है? तो यम पॉक्स से है। इसे यम पॉक्स को पहले क्या कहा जाता था? तो मंकी पॉक्स कहा जाता था। बंदरों ने इसको लेकर मीटिंग करी और इसके बाद जो है दंगा फसाद कर दिया, तो इसका नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया? एम पॉक्स कर दिया गया। एम पॉक्स का पहला केस अगर पूछे कब आता है, कब देखा गया था? तो 1958 में देखा गया था अफ्रीका महाद्वीप में।
WHO के द्वारा अभी पूछे किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य काल आपात घोषित किया गया था। तो WHO के द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। तो एमपॉक्स को किया गया था। तो बच्चों आप सभी का एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन हो गया है। कितने देर में? तो 1 घंटे में रिवीजन हो गया, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ। आप सभी देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ एक प्रश्न मैंने जो है सॉल्व कराया है। ठीक है, और मेरा शरीर पूरी पसीने से भीग गया है। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। मैंने बोला था आप सभी से कि आप सभी हमें 19 तारीख तक जो है थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि कुछ काम है। मैं आपको बता दूंगा क्या 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 वजह था जिसकी वजह से हम इवनिंग में करंट अफेयर क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन 19 तक आप सभी हमसे कुछ ना पूछेंगे। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको ज़रूर बताएं, मैं उसको दूर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।